Hello students, chapter is laws of motion, topic is principle of conservation of linear momentum. Very important topic है, इस लॉ का यूज बहुत ज़्यादा होता है. According to this law, for an isolated system, the total linear momentum of the system remains constant. इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, सराउंडिंग का कोई उस पर इन्फ्लुएंस नहीं है, उस सिस्टम को हम कह रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम. सिस्टम के अंदर कोई फोर्स लग सकता है, इंटरनल फोर्स, उस इंटरनल फोर्स से लीनियर मोमेंटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. बट आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए और उस पर एक्सटर्नल फोर्स फिर जीरो. ना कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी. हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, उस सिस्टम के अंदर टू बॉडीज ए एंड बी, और सपोज करते हैं वो दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं, दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं और दिस टाइम डेल्टा टी ड्यूरिंग विच दे कोलाइड, मतलब दोनों की दोनों डेल्टा टी टाइम के लिए कोलाइड करते हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. हमने लेट किया बॉडी ए पर जो फोर्स लगता है दैट इज एफ ए बी वैक्टर एंड दिस इज एफ बी ए ऑन बॉडी बी. एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, एंड सिमिलरली एफ बी ए का मतलब फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए. दोनों फोर्सेज एक दूसरे पर लगते हैं, ठीक है ना. सपोज करते हैं पी ए वेक्टर एंड पी बी वेक्टर आर द लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज. दोनों बॉडीज आपस में मोमेंट मतलब कॉलिजन से पहले मूव करते हैं तो उनका लीनियर मोमेंटम होता है. पहली बॉडी का लीनियर मोमेंटम पी ए सपोज, दूसरी बॉडी का पी बी. दिस इज द मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन. दोनों की दोनों बॉडी कॉलिजन से पहले मोमेंटम पी ए वेक्टर एंड दिस पी बी वेक्टर. नाउ लेट करते हैं दिस पी ए डैश एंड पी बी डैश आर द फाइनल मोमेंटम. पी ए डैश एंड पी बी डैश आर द फाइनल मोमेंटम किसके? दोनों बॉडीज ए और बी के. फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स प्लूरल ऑफ मोमेंटम. नाउ बाय द सेकेंड लॉ फॉर बॉडी ए, सेकेंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. तो हम लिख सकते हैं दिस एफ ए बी इंटू डेल्टा टी. एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. चेंज इन मोमेंटम बॉडी ए का मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. नाउ सिमिलरली फॉर बॉडी बी, दिस इज एफ बी ए वेक्टर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. This is final momentum of body B and this is initial momentum of body B, and this is suppose equation number 1 and this is equation number 2. तो ये हमने दोनों इक्वेशन सेकेंड लॉ के यूज सेकेंड लॉ की हेल्प से लिखी, ठीक है. दिस फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि सेकेंड लॉ में कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली फोर्स अप्लाइड. इसका मतलब दिस फोर्स इनटू टाइम इज रेट ऑफ, दिस इज चेंज इन मोमेंटम. Force into time is change in momentum. ना but by the third law, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? दिस एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी. एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन. देयरफॉर क्या करते हैं? दोनों साइड में हमने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा टी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इज एफ ए बी इंटू डेल्टा टी. इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रखते हैं, तो दिस इज पी ए वेक्टर पी ए डैश वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर. इक्वेशन 1 में दिस इज एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए. सिमिलरली दिस पी बी वेक्टर, दिस एफ बी ए वेक्टर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी, राइट. नाउ दिस पी ए डैश वेक्टर, इस पी बी डैश को हम इधर लेकर आते हैं, दिस प्लस, सिमिलरली दिस माइनस पी ए हियर प्लस एंड दिस इज माइनस माइनस दिस प्लस पी बी वेक्टर. तो दिस इज अ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी.
Therefore, this is total linear momentum. This is total linear momentum after the collision, and this is total linear momentum before the collision. Hence, हम कह सकते हैं the total momentum, total final linear momentum of the isolated system is equal to the initial linear momentum of the system. Note that it is the true for both types of collision. Both type of collision means elastic collision and inelastic collision. दोनों तरह के collisions के लिए this law, principle of conservation of linear momentum is valid. तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं. Now, applications of conservation of linear momentum. Linear momentum, conservation of linear momentum की application. Number 1, firing a bullet from a gun. गन से बुलेट फायर करते हैं तो when a bullet is fired from the gun recoils. जो बुलेट है हमारी, बुलेट तो आगे जाती है और हमारी जो गन वो पीछे की तरफ किक मतलब पीछे मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसको कह रहे हैं रिकॉइल्स. Let capital M is the mass of the gun, small m is the mass of the bullet, capital V is this velocity of bullet, and V dash is the velocity of gun. हमने सपोज किया जब हम गन से किसी भी गन से कोई बुलेट फायर करते हैं तो दोनों की वेलोसिटी होगी. बुलेट आगे की डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारी गन पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है विद वेलोसिटी V dash. Now, according to this principle of conservation of linear momentum, principle of conservation of linear momentum, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं. क्या होता है? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, बुलेट फायर करने के बाद में, इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. So this is a final linear momentum of the system. This is final linear momentum of the system. System means bullet plus gun. Bullet plus gun. So this is the linear momentum of the bullet, mass of the bullet into velocity of the bullet. Plus this is the total linear momentum of the gun, mass of the gun into velocity of the gun is equal to 0. Because फायरिंग करने से पहले पूरा सिस्टम एट रेस्ट था. फायरिंग करने से पहले टोटल वेलोसिटी 0, पूरा की पूरा सिस्टम 0 मतलब एट रेस्ट था. तो देयरफॉर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज mv dash वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज माइनस mv वेक्टर. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एंड फ्रॉम हियर this v dash vector is equal to minus mv vector upon m. This mv vector upon m, that is if the bullet moves forward the gun recoils. क्यों? क्योंकि यहाँ पर this is the velocity of bullet, v is the velocity of the bullet and this v dash is the velocity of gun. And here this v dash is opposite with minus and this velocity of bullet. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं if the bullet moves in forward direction, gun recoils. गन पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है and heavier the gun, lesser will be the recoil's velocity. This capital M is the mass of the gun. जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी. heavier the gun, lesser will be the recoil velocity. m ज़्यादा होगा, कैपिटल M ज़्यादा मीन्स वेलोसिटी दिस मास ऑफ द गन, तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी उसकी कम होगी. नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इज व्हेन ए मैन जम्प्स आउट ऑफ ए बोट टू द शोर. मैन जंप करता है किसी बोट से शोर पर. Then the boat is pushed slightly away from the shore. तो जो बोट है हमारी वो थोड़ा सा पीछे की तरफ
पीछे की डायरेक्शन में स्लाइटली अवे फ्रॉम द शोर मूव करती है। दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मैन और जो बोट वो एक सिस्टम है, जंप करने से पहले एक सिस्टम, दोनों एट थे। मैन यदि आगे की डायरेक्शन में जंप करता है तो मैन को मोमेंटम मिलता है, तो मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए बोट पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है, बोट पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हम व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ ए बोट टू द शोर, मैन आगे की तरफ मूव करता है, जंप करता है।